नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सोशल नॉलेज के हिसाब से भी। दोस्तों, मैं चैप्टर अपना स्टार्ट करूँ उसके पहले सारे व्यूअर्स मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो भी हमारे वीडियो आए होंगे चैनल पे, आप उन्हें प्लीज एक बार देखें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त हों आप उन्हें शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि सबके पास एक प्रॉपर माध्यम ना हो, तो इसी माध्यम से वो अपनी पढ़ाई घर में कर सकें, तो वो आपके बड़े आभारी रहेंगे और हम भी आपके बड़े आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार दोस्तों एक ऐसा विषय है जो कि आपके पॉलिटी पेपर के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही ये आपका एक सोशल नॉलेज भी बढ़ाएगा, आपके एक सामाजिक विकास और एक करिकुलम एक्टिविटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ये चैप्टर, जिसमें हमने कुछ अधिकारों का जिक्र किया हुआ है। तो मौलिक अधिकारों को जानने से पहले उसकी एक जो बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए, जो उसका बेसिक मतलब होना चाहिए, हम वो जान लेते हैं। दोस्तों, मौलिक का मतलब होता है मूलभूत, और ऐसे अधिकार जो देश के किसी नागरिक को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं और जो अपरिहार्य होते हैं, और ऐसे अधिकार जो किसी देश के नागरिक को उस देश का नागरिक होने पर गर्व महसूस करवाएं, एक अधिकार दिलवाएं और एक अपने हिसाब से जीवन जीने की फ्रीडम प्रोवाइड करवाएं, ऐसे अधिकारों को हमने कहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत में मूल रूप से जन्म के साथ ही सारे नागरिकों को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बने हैं और लगभग इस चैप्टर से एक न एक सवाल बनना जरूरी होता है। और दोस्तों, मैंने जब बोला था कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से पढ़ने, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो दोस्तों, लगभग अधिकांश केस में देखा जाता है कि जो किसी भाग का पहला अनुच्छेद होता है, जैसे 12 से 35 की बात की गई है, तो जो 12वां नंबर अनुच्छेद है वो डिफाइन करेगा उस चैप्टर के परिभाषा को, यानी कि जो पहला वाला अनुच्छेद होगा वो उस चैप्टर की परिभाषा को बताता है, यानी कि उसमें उस चैप्टर की परिभाषा लिखी गई है। बाकी 12 से लेके 35 तक सारे मौलिक अधिकारों को जिक्र किया गया है। तो आपको ये अनुच्छेद जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि साफ साफ पूछा जाता है कि छुआछूत के विरोध का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, या भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण पुरस्कार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे जो अनुच्छेद होंगे वो आपको जरूर जानने होंगे और आपको याद भी होने चाहिए। दोस्तों, हम मौलिक अधिकारों के चैप्टर में आगे बढ़ें उसके पहले हम ये जान लें कि मौलिक अधिकार हमने लिया कहाँ से था। हमने अपने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था कि मौलिक अधिकार हमने लिया है अमेरिका से, और संविधान के भाग 3 को हमने भारत का अधिकार पत्र भी कहा है, और मौलिक अधिकार का जो प्रारूप था वो JL नेहरू ने बनाया था। ये हमने साफ साफ लिखा हुआ है, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है और भाग 3 को हमने भारत का अधिकार पत्र कहा है, और मौलिक अधिकार का प्रारूप बनाया था JL नेहरू ने। तो दोस्तों, जब संविधान बन रहा था तब मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। तो ऐसा नहीं था कि इसके पहले मौलिक अधिकारों की बात ही नहीं की गई थी। फंडामेंटल राइट्स की बात काफी पहले ही कर दी गई थी। जैसे आप देखें तो यहाँ पे लिखा है 1833 के चार्टर एक्ट में एक बार जिक्र किया गया था कि भारत के लोगों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, कुछ अधिकार इन्हें दिए जाने चाहिए। इसके बाद 1895 में एनी बेसेंट ने होम रूल एक्ट के तहत कुछ अधिकारों की बात कही थी। इसके बाद 1918 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया था, उसमें भी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बातें बोली गई, होम रूल आंदोलन हुआ, तो इस दौरान भी मौलिक अधिकारों की बातें कही गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू समिति बनाई गई, जिसमें मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई कि कुछ अधिकार हमें अब मिल जाने चाहिए।
1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसका हमने लगभग 75% पार्ट अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इस अधिनियम में भी हमने भारतीयों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, पर ओवरऑल जब संविधान अपना बनना चालू हुआ तब हमने फाइनलाइज किया और अमेरिका से मौलिक अधिकारों का एक प्रारूप को कॉपी किया और हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की, मौलिक अधिकारों को शामिल किया। पर अगर हम बात करें सवालों की, तो सवाल ये पूछा गया है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। मूल रूप का मतलब होता है स्टार्टिंग से। तो शुरू में जब संविधान बना तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, पर उसके बाद हुआ क्या कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने अनुच्छेद 31 में एक मौलिक अधिकार का जिक्र किया था, संपत्ति का अधिकार। हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है और हमने उसे अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया है और हमने उसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार मान लिया है, एक विधिक अधिकार मान लिया है। इस प्रकार जब हमने अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया, तब वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि संविधान में मूल रूप से कितने अधिकार दिए गए थे, तो 7 थे, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वो 6 हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने अनुच्छेद 31 को हटा दिया है और विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का या 300A में शामिल कर दिया है। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो दोस्तों 12 से 35 तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का जिक्र है और उन अधिकारों को हमने 6 भागों में बांट दिया है। तो जो पहला भाग है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का जिक्र हमने किया है 14 से 18 तक। तो दोस्तों 6 मौलिक अधिकार आपको दिए जरूर गए हैं, पर उस मौलिक अधिकार के अंदर भी कुछ बातें बोली गई हैं। जैसे समानता का अधिकार की बात करें तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार की बात की गई है, पर अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 अधिकार दिए गए हैं। तो यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार की समानता आपको दी गई है। तो सवाल कैसे बनेगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किस प्रकार का अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के अधिकार में आपको कितने प्रकार की समानता दी गई है? 5 प्रकार की, 14, 15, 16, 17, 18। जैसे पूछ देगा कि छुआछूत का अंत किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार है कि स्वतंत्रता का अधिकार है कि विधि की और किसी प्रकार का अधिकार है? तो आपको कई प्रकार के ऑप्शन के अंदर उलझाकर सवाल पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस की ले रहे हैं कि समानता के अधिकार के अंतर्गत किस किस प्रकार की समानता आपको दी गई है। तो अनुच्छेद समानता के अधिकार को हमने लोकतंत्र का स्तंभ भी कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत जो पहला अधिकार आपका है वो है कानून के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में बात बोली गई है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारत का नागरिक, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, कैसा भी हो, अगर वो दोषी है तो उसको सजा होगी, अगर वो दोषी नहीं है उसको सजा नहीं होगी। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, किसी भी राज्य का नागरिक हो, सबको केवल एक ही अधिकार दिया गया है कि वो कानून के सामने एक बराबर उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। ये बात बोली गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में बोला गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर समानता। यानी कि आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी मूल के हों, किसी भी जाति, वंश, जन्म स्थान, आप किसी भी स्थान से बिलोंग करें, अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपके साथ भारतीय संविधान किसी भी प्रकार की असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। आपको हर चीज में समानता का व्यवहार होगा आपके साथ। अनुच्छेद 16 में बोला गया है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता। इसका मतलब होगा कि जो गवर्नमेंट वैकेंसियां आती हैं वहां पे सारे नागरिकों को एक बराबर मौका दिया जाएगा
किसी भी आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात बोली गई है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में बोला गया है कि भारत में छुआछूत का अंत किया जाएगा या अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा, क्योंकि आज़ादी के पहले भारत में छुआछूत की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। संविधान बनने के बाद अब कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच या छोटी जाति या बड़ी जाति का नहीं कहलाएगा, सभी के साथ एक बराबर व्यवहार होगा। और उसी का नतीजा है कि आज देश के सारे नागरिक एक ही मंदिर में जाते हैं, एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, एक ही बस में, एक ही मेले में अपने जीवन को जी रहे हैं और एक समान व्यवहार पा रहे हैं। अनुच्छेद 18 काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। होता गया था कि अंग्रेजों के टाइम पे भारतीयों को कुछ उपाधियां दी जाती थी, जैसे राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि, जमींदार की उपाधि। तो इसका उपयोग करके वो अपने आप को कुछ विशेष दर्जा प्राप्त कर लेते थे और किसी नाम के पहले अगर कोई उपाधि जुड़ी हुई है तो वो विशिष्ट माने जाते थे कि इनके पास उपाधि है। जैसे राजा मंगल सिंह, राजा विक्रम सिंह, महाराजा विक्रमादित्य सिंह। तो नामों के पहले अगर उपाधियां लगी हुई हैं तो उनको विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। तो संविधान में ये बोल दिया गया है कि संविधान लागू होने के साथ ही सबके नामों की पहले जो उपाधि लगी हुई है वो समाप्त हो जाएगी, सभी एक बराबर ट्रीट किए जाएंगे। पर एक बात और भी बोली गई है कि इसी अनुच्छेद के द्वारा भारतीयों को भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे पुरस्कार भी दिए जाएंगे, पर वो इस उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के पहले नहीं करेंगे। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि भारत रत्न भारतीयों को दिया जाना ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 18 में। तो इस प्रकार समानता का अधिकार के अंतर्गत हमने 5 अधिकार पढ़ लिए, जिसका उल्लेख 14, 15, 16, 17, 18 में किया गया है। अब भारतीयों को दिया जाने वाला दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में हमें आज़ादी दी गई है बोलने की, यानी कि वाक स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की आज़ादी दी गई है। दोस्तों, इस आज़ादी का प्रयोग करके हम सोशल मीडिया में, पेपर में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोला जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप किसी की भावनाओं को आहत करें, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी करेंगे तो सामने वाला आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है। तो आप किसी के बारे में तब तक बोल सकते हैं, भारत में इतनी आज़ादी है कि लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी सबको बोल देते हैं। तो वो तभी तक बोल सकते हैं जब तक सामने वाले को उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन ना हो। ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें आप नहीं बोल सकते। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमने स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया हुआ है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 में हमने बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है और बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। और दोस्तों, जब किसी अनुच्छेद के अंदर एक और बात बोल दी जाए तो हम उसको 19.1, 19 का या 19A कह देंगे। तो 19 ये जो मेन फिगर है उसमें हमने बोला है, बात कही है बोलने की आज़ादी के बारे में, और हमें 19 अनुच्छेद के अंदर किस किस प्रकार की आज़ादी है, तो हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की आज़ादी है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब आपातकाल की स्थिति होती है तब सबसे पहले इसी अनुच्छेद को कैंसिल कर दिया जाता है या इसी अधिकार को कैंसिल कर दिया जाता है। तो 19 का के अंतर्गत बात कही गई है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी बातों को बोलने के लिए, अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए भाषण दे सकता है या अपने बातों की अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार से कर सकता है। अनुच्छेद 19 ख में बोला गया है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने विचारों को बोलने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए किसी सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 ग में
हमने इस बात का उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी नागरिक अगर कुछ लोगों को मिलाकर पार्टी बनाना चाहे या संगम बनाना चाहे या संघ बनाना चाहे तो वो आसानी से बना सकता है। इस बात को उससे अधिकार दिया गया है। 19 घ में बोला गया है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने घूमने के लिए स्वतंत्र है। उसे भारतीय संविधान के द्वारा पूरी आज़ादी दी गई है। 19 अंगा के अंतर्गत भारत के समस्त नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर बसने की पूरी तरह से आज़ादी दी गई है। तो दोस्तों 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए थे जो कि पूरे हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन अधिकार 20 की ओर, क्योंकि हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 से लेकर 22 तक प्रावधान किए हैं, यानी कि 19, 20, 21, 22। तो 19 में हमने 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जिसको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन अनुच्छेद 20 की ओर। तो अनुच्छेद 20 में उल्लेख किया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर संरक्षण। इसका मतलब ये होगा कि भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो गया है तो उसके पास अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो इस बात को उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। और साथ ही में ये भी बोला गया है कि आपको एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी, और अगर पुलिस आपको पकड़ रही है तो आपके पास कुछ अधिकार हैं जिसका उपयोग करके आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमें किस बात के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, किस बात के लिए हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तारी के बाद आपके पास आपको अपना वकील हायर करने का और कानूनी सुविधा प्राप्त करने का आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 में बोला गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा ये कहा गया है कि आपके प्राण और आपके देह पर कानून के द्वारा, जो विधि के द्वारा जो भी डिसाइडेड है उसी के द्वारा आप उसको नष्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्वयं से अपने शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहें कि आप आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करना चाहें तो ऐसा करना भारत में कानूनी अपराध माना गया है। और इसके लिए अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं और करने में सफल हो जाते हैं तब तो दिक्कत नहीं है, पर अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो पाए तो ऐसी स्थिति में आप पे आईपीसी की धारा 309 लगती है और आपको 6 साल की जेल हो सकती है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। ये बड़ा फेमस सवाल है सिविल का कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसको आप करेंगे और सफल हो गए तो आपको सजा नहीं होती, और अगर आप कर रहे हैं और वो अपराध आप कर नहीं पाए, असफल हो गए, तो आपको सजा हो जाती है। वो है आत्महत्या। तो आत्महत्या करना अपने यहाँ पे लीगल माना गया है और आपको आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत 6 साल की सजा हो सकती है। दोस्तों अगली जो लाइन होगी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अनुच्छेद 21 के अंदर हमने एक प्रावधान किया, 21A लाया, जिसमें हमने बोला है कि भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। शिक्षा वो भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो जब कोई चीज़ हम बाद में जोड़ते हैं तो हम जोड़ते हैं संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। तो सवाल ये बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने 21 अनुच्छेद के अंदर एक पॉइंट को ऐड किया और भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा। अनुच्छेद 22 में लिखा गया है कि गिरफ्तारी के विरोध का अधिकार। अगर पुलिस के द्वारा किसी भी अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप पास ये अधिकार होगा कि पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश कर दे। आपको अपने वकील को हायर करने का अधिकार होगा। आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। तो किसी भी हाल में पुलिस आपको अपने पास 24 घंटे से ज़्यादा रख नहीं सकती। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस आपको न्यायालय में पेश करेगी
और फिर अगर आप रिमांड पे होंगे तब पुलिस अपने पास रखेगी। अगर आपकी जमानत हो जाती है तो आप छोड़ दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस 24 घंटे में पुलिस स्टेशन से लेकर न्यायालय तक के जाने के समय को काउंट नहीं किया जाता है। तो आप 24 घंटे से अधिक पुलिस स्टेशन में नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे 2 अधिकार पूरे हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मेन अधिकार की ओर। दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हमने 2 प्रकार के अधिकार लिए हैं जो अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 23 में भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का विरोध या प्रतिषेध। दोस्तों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारत में मानव के दुर्व्यापार यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको लेकर आपके पास अधिकार है कि आप उसका विरोध कर सकते हैं। यानी कि मानव एक प्रकार का संसाधन है, आप उसका गलत तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर बलात्कार होता है जबरदस्ती, और अगर किसी इंसान को काम करने का मन नहीं है तो आप उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। इस बात का विरोध करने का आपके पास पूरा अधिकार होगा। अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का विरोध। इसका मतलब ये होगा कि अनुच्छेद 24 में भारतीय संविधान आपको इस बात की आज़ादी देती है कि 13 प्रकार के जो खतरनाक व्यवसाय हैं, जैसे रसायन, केमिकल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इस प्रकार के 13 व्यवसाय बताए गए हैं जहां पर 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप काम पर नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखते हैं तो आपको 3 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल और 10,000 से लेकर 20,000 तक का जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस वीडियो में आज 3 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले 3 मौलिक अधिकार, साथ में सूचना का अधिकार और इच्छा मृत्यु से संबंधित कुछ अच्छे फैक्ट, कुछ शानदार फैक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मौलिक अधिकार का पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।